गुड मॉर्निंग सभी को। आज मनोविज्ञान में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंटेलिजेंस। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इस इंटेलिजेंस में आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, लेकिन आज हम जो लेंगे वह अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं, मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है। बाकी इस चैप्टर में बहुत सारे हैं। परिभाषाओं के साथ बुद्धि के जितने भी मॉडल है उसके बारे में पूछा जा सकता है, बुद्धि के प्रकार के बारे में पूछा जा सकता है। इसके साथ ही बुद्धि के मापन की विधियाँ पूछी जा सकती है, और इससे मिलता जुलता एक टॉपिक है सांवेगिक बुद्धि, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। वैसे तो हमने पहले इसका वीडियो डाला था, लेकिन बहुत छोटा पार्ट था। फिर भी आज हम नया वीडियो इसको लॉन्च कर रहे हैं, तो बुद्धि के बारे में समझेंगे। बुद्धि क्या होती है, उसकी परिभाषाएं क्या होती है और विशेषताएं क्या होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाने वाली बात है कि आप बुद्धिमान है कि नहीं है, उसका अर्थ किस प्रकार से लगाया जाए। एक पशु है और एक मानव है, उसकी तुलना की जाए तो बहुत जल्दी कर लेंगे कि ये कम बुद्धिमान है और मानव अधिक बुद्धिमान है। लेकिन दो मानव के बीच में तुलना करना कि कौन सा बुद्धिमान है और कौन सा नहीं है, तो ये बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा आपके लिए इसका पता लगाना। तो बुद्धि है वह किस प्रकार का समप्रत्यय है। तो बुद्धि एक तुलनात्मक समप्रत्यय है, ये बिल्कुल याद रखें। बुद्धि एक तुलनात्मक समप्रत्यय है और बुद्धि दिखाई नहीं देती है। यह किस प्रकार का संप्रत्यय है? अमूर्त संप्रत्यय है। बुद्धि तुलनात्मक संप्रत्यय है और बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय है। अमूर्त का मतलब दिखाई नहीं देती है। बुद्धि का केवल अनुभव किया जा सकता है। बुद्धि केवल अनुभव की जा सकती है। और अनुभव कैसे की जाएगी कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के कार्य करने की विधि किस प्रकार की है, उसको देखकर आप अनुभव कर सकते हैं कि यह किस प्रकार का व्यक्ति है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है, दिखाई नहीं देती है। अर्थात अमूर्त का मतलब दूसरा भी ले सकते हैं, बुद्धि अप्रत्यक्ष होती है, दिखाई नहीं देती है, महसूस की जाती है। जैसे कि हवा है, हवा होती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती, उसको अनुभव कर सकते हैं एक पत्तियों के हिलने से। पेड़ों के ऊपर पत्तियां हिलती है, कपड़े सुखाए वो हिल रहे हैं, तो आप अनुभव कर सकते कि हवा चल रही है। तो बुद्धि भी इसी प्रकार का कंसेप्ट है। अब बुद्धि क्या है वास्तव में? तो बुद्धि का अर्थ समझाने के लिए हम सबसे पहले तीन विभाजन करते हैं, इसके बाद हम परिभाषाओं को लेंगे। बुद्धि वास्तव में क्या है? तो बुद्धि तीन प्रकार की योग्यताएं हैं। बुद्धि तीन प्रकार की योग्यताओं से निर्मित होती है। यह तीन योग्यताएं मिलकर ही बुद्धि बनाती है। या कह सकते हैं कि बुद्धि एक प्रकार की योग्यता है। लेकिन किस प्रकार की योग्यताएं? तो तीन योग्यताओं की बात करेंगे। सबसे पहला है बुद्धि सीखने की योग्यता है। इसको ध्यान से समझेंगे। बुद्धि सीखने की योग्यता है, अर्थात आप कितना सीख रहे हैं, किस गति से सीख रहे हैं। दूसरा बुद्धि समायोजन की योग्यता है, दूसरे में आएगा बुद्धि समायोजन की योग्यताएं हैं। और तीसरा आएगा बुद्धि है वह अमूर्त चिंतन की योग्यताएं हैं। तो बुद्धि क्या है? तो बुद्धि क्या है उसको समझने के लिए हमने इसके तीन भाग कर दिए। तीन भागों को आपको आराम से समझना है कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि है वह आपकी सीखने की योग्यता है, आप कितनी अच्छी तरह से सीख पाते हैं। दूसरा है बुद्धि आप अपने आप को किस प्रकार से समायोजित कर पाते हैं, समायोजन की योग्यता है। और तीसरा है बुद्धि है वह अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इन सभी भागों को विभाजित किया था और कहा था किस किस ने क्या कहा वो समझे। किन किन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यताएं हैं, तो इनका एक निश्चित क्रम है, उनको याद रखना है। सीखना शब्द आए तो सीखने के नियम देने वाला व्यक्ति कौन था? थॉर्नडाइक था, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो एक नाम तो अपने आप याद हो जाएगा कि सीखने की योग्यता कहने वाला पहला व्यक्ति कौन था? थॉर्नडाइक था। तो आपको एक नाम ये याद रखना है, सीखने की योग्यता थॉर्नडाइक। दूसरा आएगा मैकडूगल। मैकडूगल ने भी यही कहा था। हम परिभाषाएं बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझ लें। मैकडूगल सीखने की योग्यता की श्रेणी में आता है। इसके बाद आता है बकिंगम। बकिंगम ने भी कहा था बुद्धि सीखने की योग्यता है। इसके बाद आता है डियरबॉर्न।
डियरबॉर्न ने भी कहा था बुद्धि सीखने की योग्यताएं हैं। और तीसरा व्यक्ति आता है फ्रीमैन, और इस फ्रीमैन ने भी कहा था कि बुद्धि है वह सीखने की योग्यता है। तो यहाँ समझ लें 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 वैज्ञानिक हैं। इनकी परिभाषाओं में हमेशा सीखने की योग्यता शब्द रहेगा। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है, मैकडूगल के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है, बकिंगम के अनुसार सीखने की योग्यता है, डियरबॉर्न के अनुसार सीखने की योग्यता है और फ्रीमैन के अनुसार सीखने की योग्यता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा समूह है वह सीखने की योग्यता से संबंधित है। दूसरा है बुद्धि समायोजन की योग्यताएं हैं। समायोजन की योग्यता कहने वाले व्यक्ति कौन कौन थे ये भी आपको याद होना चाहिए। तो जब बुद्धि परीक्षण शुरू हुए तब इनको कहा गया समायोजन की योग्यता। तो एक नाम आएगा आपका स्टर्न। स्टर्न ने कहा बुद्धि समायोजन की योग्यता है। एक आता है क्रूज। क्रूज ने भी कहा बुद्धि समायोजन की योग्यता है। बर्ट, इसका नाम भी सुना होगा, तर्क परीक्षण आएगा उसमें आएगा। इसके बाद आता है कॉल्विन। कॉल्विन ने भी कहा था बुद्धि समायोजन की योग्यता है। और लास्ट में आता है फ्रीमैन। इस फ्रीमैन ने फिर कह दिया कि बुद्धि भाई समायोजन की योग्यता है। अब तीसरा आता है, वह इम्पोर्टेंट है। वह किस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है तो समझें। सर्वाधिक परिभाषा अभी यही चल रही है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यताएं हैं। अमूर्त चिंतन की योग्यता कहने वाले व्यक्ति कौन थे तो पहला आता है बीने। अब इसके बाद मैन नहीं आएंगे, जितने भी आएंगे। बीने के बाद आता है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने भी कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, बिल्कुल ध्यान रखें। इसके बाद टर्मैन, जिसको टर्मन कह सकते हैं अपन। और तीसरा है फ्रीमैन, अगला मतलब फ्रीमैन। तो यहाँ एक निश्चित पैटर्न देखेंगे। फ्रीमैन यहाँ पे भी है, फ्रीमैन यहाँ पे भी है और फ्रीमैन यहाँ पे भी है। तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि सीखने की, समायोजन की और अमूर्त चिंतन की योग्यताएं, अगर तीनों ही पूछ ले तो तीनों में फिर उत्तर क्या हो जाएगा, फ्रीमैन हो जाएगा। फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है, फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि समायोजन की योग्यता है और फ्रीमैन के अनुसार ही बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यताएं हैं। तो ये स्पीयरमैन, टर्मैन, फ्रीमैन, ये मैन में वही अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। एक बी ने थोड़ा सा याद रखना है, और बीने ने अपनी परिभाषा को थोड़ा सा और विस्तार दिया, और विस्तार देके उसने 4 शब्द जोड़ दिए कि बुद्धि वास्तव में क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। लेकिन अमूर्त चिंतन के लिए 4 तत्व भी उसने जोड़ दिए बीने ने। वह 4 तत्व क्या है वो समझ लें। बुद्धि तर्क करने की योग्यता है, बुद्धि है वह निर्णय लेने की योग्यताएं हैं, निर्णय लेने की योग्यता। तीसरा है बुद्धि आत्म आलोचना, मतलब स्वयं द्वारा किए गए कार्यों को सही नहीं मानना और उसमें बार बार सुधार करना। तो बुद्धि आत्म आलोचना की योग्यताएं हैं। और बुद्धि है वह नवीन आविष्कार की योग्यताएं हैं। तो बीने की जो परिभाषा है उसमें 4 शब्द आपको फिर जोड़ने हैं। बीने के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यताएं हैं, और अमूर्त चिंतन में उसने क्या क्या शामिल किया, तर्क, निर्णय, आत्म आलोचना और आविष्कार। तो ये 4 भाग हैं वह बीने से संबंधित हैं। बीने की परिभाषा में आपको ये 4 शब्द बिल्कुल याद रखने हैं। कौन कौन से 4 शब्द याद रखने हैं, तर्क, निर्णय, आत्म आलोचना और आविष्कार। अब ये तो होगी बुद्धि की बेसिक चीज़ें कि बुद्धि क्या है तो सीखने की योग्यताएं हैं, बुद्धि क्या है समायोजन की योग्यताएं हैं, बुद्धि क्या है अमूर्त चिंतन की योग्यताएं हैं, और उनके संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम लिखे। अब आगे चर्चा करते हैं बुद्धि वास्तव में होती क्या है, क्या ज्ञान बुद्धि है। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो सत्य असत्य में अक्सर पूछे जाते हैं। यह 3 पॉइंट क्या है कि मान लीजिए आपके पास ज्ञान है। पहले ही बता दिया है कि सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है। तो सूचना केवल तथ्य होते हैं। आपके पास कोई तथ्य है तब तक वह सूचना है, लेकिन इन तथ्यों का आपने विश्लेषण कर दिया तो तथ्यों का विश्लेषण कर जो प्राप्त हुआ वो होता है ज्ञान। तो सूचना है वो अंततः किस में बदलती है, ज्ञान में। सूचना प्रारंभिक रूप है और ज्ञान है वह अंतिम रूप है। अब देखिए, क्या ज्ञान बुद्धि है? बिल्कुल नहीं है। पहला पॉइंट ही समझे, ज्ञान बुद्धि नहीं है। आप कितने भी ज्ञानी है इसका मतलब बुद्धिमान नहीं है, लेकिन ज्ञान बुद्धि नहीं है, ज्ञान बुद्धि पर निर्भर करता है।
ज्ञान किस पर निर्भर करता है? बुद्धि पर निर्भर करता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ज्ञान है वह बुद्धि नहीं है, लेकिन ज्ञान हमेशा बुद्धि पर ही निर्भर करेगा। दूसरा है आपकी स्मृति, याददाश्त होती है, क्या वह बुद्धि है? तो बिल्कुल नहीं। स्मृति बुद्धि नहीं हो सकती। हो सकता है बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्तियों उनकी स्मृति है वह बहुत कम होती है, और जो कम बुद्धिमान होते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। तो स्मृति और बुद्धि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ज़रूर हैं, लेकिन आपकी स्मृति ही बुद्धि नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान रखें। तो पहला पॉइंट, ज्ञान बुद्धि नहीं है, ज्ञान बुद्धि पर निर्भर करता है। स्मृति बुद्धि नहीं है, लेकिन बुद्धि क्या काम करती है? तो एक व्यक्ति की उपलब्धि बुद्धि पर निर्भर करती है, एक व्यक्ति में समायोजन की क्षमता बुद्धि पर निर्भर करती है, और एक व्यक्ति में चरित्र निर्माण बुद्धि किस किस में सहायक है? तो प्रथम दृष्टया देखें अपन तो बुद्धि उपलब्धि, समायोजन एवं चरित्र निर्माण में कैसी होती है? सहायक होती है, और इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कल हमने आपको रक्षा युक्तियाँ पढ़ाई थी, उसमें कहा था कि ये सारे गुण आप में हैं। आज हम बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं, तो हम मानते हैं कि आप हमसे कई ज़्यादा बुद्धिमान हैं, इसलिए आपको बुद्धि पे थोड़ा सा फोकस करना कि आपकी जो बुद्धि है वह किस किस प्रकार से कार्य कर रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बुद्धि की परिभाषाएं 1000 हो सकती है, लेकिन आपको परिभाषाएं कुछ महत्वपूर्ण है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ देखें, सबसे पहली परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। वुडवर्थ की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वुडवर्थ की परिभाषा, इसके लिए हम एक कहानी सुनाए थे कक्षा में, यही कहानी है वह आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। वो पूरी कहानी तो यहाँ नहीं सुना सकते, लेकिन वुडवर्थ ने कहा था बुद्धि क्या है? तो बुद्धि कार्य करने की विधि है। बुद्धि कार्य करने की विधि है। अब कार्य करने की विधि है मतलब आपके काम करने का तरीका है वह कैसा है उस पर आधारित है। कार्य करने की विधि का अगर विश्लेषण करें तो यहाँ दो चीज़ें हैं। जटिल से जटिल कार्य को सरलतम तरीके से करना। एक व्यक्ति के सामने कोई जटिल कार्य आ जाए, उस जटिल कार्य को सरलतम तरीके से कर दे तो वही बुद्धिमान माना जाता है। तो कार्य करने की विधि का अर्थ क्या है? जटिल से जटिल कार्य को भी बहुत सरलतम तरीके से पूरा करना, यही बुद्धि कही जाती है। एक कहानी सुनाई थी कि एक इंजीनियर है, वह किसी गांव में गया और गांव में जाने पर उसका कोई प्रोजेक्ट था, वहाँ लाइट नहीं थी, तो मच्छरों से बचने के लिए एक मच्छरदानी ले गया। जहाँ वह सोता था उसके ऊपर मच्छरदानी में एक छेद हो गया। अब मच्छरदानी में छेद हो गया तो उस छेद को बंद करने के लिए उसने क्या किया वो समझे। एक मच्छरदानी ये हो गई, इस मच्छरदानी में एक छेद था यहाँ पहले से ही। अब इस छेद को बंद करने के लिए उसने क्या किया, मच्छर नहीं आए उसके लिए क्या किया, तो इसके पास एक दूसरा छेद किया। अब इसलिए नहीं किया कि एक मच्छर इधर से आएगा नहीं इधर से बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसने क्या किया, पेन की रिफिल है वो ऐसे डाल दी ताकि मच्छर है वो इधर से अंदर जाए और इस पेन की रिफिल से होता हुआ इधर बाहर आ जाए। अब ये कार्य करने की कैसी विधि है? उत्तम है कि नहीं है? इसने अपना दिमाग लगाया? नहीं लगाया? लगाया, लेकिन ये मूर्ख इंजीनियर है। ठीक है, इसने किसी सरल कार्य को भी क्या बना दिया, बहुत जटिल बना दिया। तो ये मूर्ख प्राणी होते हैं। आप होते तो मुझे पता है कि इसको यहाँ से खींचते और एक गांठ लगा के, जैसे जो गुब्बारा होता है फूट जाता है तो अपन गांठ लगा के फिर उसको सही बना देते हैं। तो इस प्रकार कार्य करने की विधि आपको लगता तो है कि गजब काम किया, लेकिन उसने सरलतम कार्य को भी क्या बना दिया, जटिल बना दिया। तो यहाँ वुडवर्थ की कार्य करने की विधि की परिभाषा का निष्कर्ष क्या है कि कोई भी व्यक्ति जटिल कार्य को सरलतम तरीके से कर दे तो वही बुद्धि कहलाती है। बुद्धि की दूसरी डेफिनेशन लें, वह आती है टर्मन की। तो टर्मन की परिभाषा अभी अपन ने पढ़ी थी। टर्मन ने किस श्रेणी में आता है? सीखने की योग्यता में आता है कि समायोजन की योग्यता में आता है या अमूर्त चिंतन? तो पढ़ा था कि टर्मन है वह कौन सी श्रेणी में आता है? अमूर्त चिंतन वाली श्रेणी में आता है। तो अमूर्त चिंतन से ही संबंधित परिभाषा है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, या बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। वो सारणी आपको याद होगी तो बहुत सारी परिभाषाएं आपको याद हो जाएंगी।
बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, और जहाँ पे भी बुद्धि में अमूर्त चिंतन आता है तो डेफिनेटली इसका संबंध आपको टर्मन से कर देना है। तो दो परिभाषा होगी, वुडवर्थ, टर्मन की परिभाषा होगी। तीसरा आता है वुड्रो। अब देखें, वुड्रो का नाम उधर हमने नहीं लिखा था। थॉर्नडाइक वाली जो श्रेणी है, सीखने की योग्यता, सीखने का मतलब है ज्ञान, तो यहाँ पे वुड्रो ने कहा था बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता या ज्ञान अर्जन की क्षमता। यह डेफिनेशन देने वाला व्यक्ति कौन था? वुड्रो था, ये आपको याद रखना है। वुड्रो के बाद डियरबॉर्न, उधर भी पढ़ा था अपन ने, देखो वो सारणी याद होगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। डियरबॉर्न ने क्या कहा? बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। तो वो सीखने वाले में ही आ गया, ये सीखना तो है, लेकिन सीखने के साथ साथ एक वर्ड और जोड़ दिया, वो है अनुभव से लाभ उठाना। आप अनुभवों से लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि आपकी रीट में पिछली परीक्षा में 89 मार्क्स आए। अब आपने अनुभव किया होगा कि 89 मार्क्स आने का क्या कारण है। उस अनुभवों का लाभ उठाया, अपनी गलतियों को दूर किया, और अगली बार आप 98 लाए तो मूर्खी कहे जाएंगे। फिर इतना तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लगभग आप 120 तक पहुंच गए तो आपने अपने अनुभवों से लाभ उठाया, अपनी गलतियों को सुधारा, ये बुद्धिमान कहा जाता है। देखिए, वुड्रो में भी ज्ञान अर्जन है, डियरबॉर्न में भी सीखना यानी कि ज्ञान अर्जन है, लेकिन डियरबॉर्न में एक शब्द और जुड़ जाता है, वो कौन सा है? अनुभव। अनुभव जुड़ गया तो डियरबॉर्न की परिभाषा हो गई। बीने के अनुसार परिभाषा क्या हुई? तो बीने की परिभाषा भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ पढ़ चुके हैं बीने के बारे में। ये चार चीज़ें बीने की है, वो चार चीज़ें ही आपको याद रखनी है। बीने के अनुसार बुद्धि क्या है? तो बुद्धि क्या है? ज्ञान, आविष्कार, ठीक है, आपको याद हो जाएगा अपने आप। ज्ञान, आविष्कार, आत्म आलोचना और निर्णय। इस निर्णय को कभी कभी कहा जाता है निर्देश की योग्यता भी कहा जाता है, निर्देशन की योग्यता। तो ये चार चीज़ें आ गई तो बीने है। तो बीने से संबंधित उस सारणी से आपको बहुत सारा याद हो जाएगा। अगली परिभाषा आती है थॉर्नडाइक। अब थॉर्नडाइक कौन सी सीरीज में शामिल था? थॉर्नडाइक सीखने की योग्यता में शामिल था। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी सीखने से संबंधित है। यहाँ पे थॉर्नडाइक की परिभाषा कहती है कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, अर्थात तथ्यों का विश्लेषण करना ही बुद्धि है। तथ्यों का विश्लेषण करना, यही कहलाता है आपका सीखना। अर्थात थॉर्नडाइक की परिभाषा में तथ्यों का विश्लेषण शब्द आएगा, या फिर एक शब्द और आता है उत्तम प्रतिक्रिया। ये दोनों ही थॉर्नडाइक से संबंधित हैं। इसके बाद एक परिभाषा और लेते हैं कॉल्विन की। अब आपको वो सारणी आगे याद रखनी है, कॉल्विन कौन सी श्रेणी में आता है। तो फिर देख लीजिए कॉल्विन की श्रेणी यहाँ पे, कॉल्विन कहाँ पे है? ये रहा। किसकी योग्यता है? समायोजन। तो कॉल्विन की श्रेणी में अपन को क्या लिखना है? यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से समायोजन या सामंजस्य सीख लिया तो उसमें बुद्धि है। मतलब व्यक्ति ने अपने वातावरण से, आसपास का जो वातावरण है, उस वातावरण से समायोजन सीख लिया तो वह क्या हो गया? कॉल्विन की परिभाषा। अब देखो, उस सारणी से आपकी बहुत सारी परिभाषा याद हो जाएंगी। कॉल्विन का संबंध किससे है? समायोजन से। तो वातावरण के साथ समायोजन, या कभी कभी आता है सामंजस्य। वातावरण के साथ समायोजन या वातावरण के साथ सामंजस्य है, यही क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। एक परिभाषा वह आती है रायबर्न, जो हमने उस श्रेणी में कहीं नहीं ली थी, फिर भी आपको रायबर्न की परिभाषा बिल्कुल याद रखनी है। रायबर्न क्या कहता है वो समझ ले। बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो दो क्षमताएं लिखी है इसने, रायबर्न ने। आपको दो क्षमताएं याद रखनी है। रायबर्न ने बुद्धि की कौन सी क्षमता बताई? तो दो क्षमताओं का उल्लेख किया। बाकी सब ने सीखने की, समायोजन की या अमूर्त चिंतन की योग्यता क्षमता का, लेकिन रायबर्न ने अपनी परिभाषा में दो क्षमताएं बताई और फ्रीमैन ने तो तीनों तीन ही बता दी थी। तो रायबर्न क्या कहता है वो समझ लें। समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता, बिल्कुल धैर्य से इसको समझें। समस्या समाधान की क्षमता बुद्धि है। इससे बेस्ट आपको ये चैप्टर कहीं नहीं मिलेगा।
इससे बेस्ट समझने नहीं मिलेगा। आप उत्कर्ष से या परिष्कार से या किसी से भी कंपेयर कर ले इस साइकोलॉजी को, आपको इससे बेहतर नहीं मिलेगा। ये हमारी गारंटी है, एम्बिशन की गारंटी है। तो बुद्धि समस्या समाधान की क्षमता है। साथ साथ दूसरा पॉइंट भी जोड़ना है आपको रायबर्न में, वह है उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता। आपने जो उद्देश्य निर्धारित कर लिया उसको प्राप्त करना ही है, तो उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता है। सभी मनोवैज्ञानिकों ने एक एक क्षमता का उल्लेख किया। रायबर्न ने कितनी क्षमताएं बताई? 2, और दोनों ही क्षमताएं कौन सी है? समस्या समाधान की क्षमता और उद्देश्य प्राप्त करने की क्षमता। 3 क्षमता वाला व्यक्ति कौन है? तो 3 क्षमता वाला हो गया फ्रीमैन। तो फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि क्या है? तो बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि क्या है? समायोजन की योग्यता है। और फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अर्थात ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने पूरा का पूरा कॉपी और पेस्ट कर दिया अपनी परिभाषा में? तो वो कौन सा है? फ्रीमैन है। आपको ज़रूर याद रखना है, फ्रीमैन और रायबर्न, 2 योग्यताएं, 3 योग्यताएं। टर्मन की परिभाषा पढ़ चुके। स्टर्न की परिभाषा क्या है? तो स्टर्न की परिभाषा, स्टर्न कौन सी श्रेणी में आता है? तो स्टर्न समायोजन की श्रेणी में ही आता है। तो स्टर्न ने क्या कहा? एक ऐसी सामान्य योग्यता है, बुद्धि ऐसी सामान्य योग्यता, इसने एक वर्ड यूज किया था, सामान्य योग्यता। ये जरूर याद रखें, ठीक है। बुद्धि ऐसी सामान्य योग्यता है, ये वर्ड ही स्टर्न के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं से ही योग्यताएं बाद में आएंगी। ऐसी सामान्य योग्यता है जो परिस्थिति में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है। यहाँ वातावरण की जगह क्या आ गया? परिस्थिति। विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करने की सामान्य योग्यताएं हैं। तो देखिए, कॉल्विन और स्टर्न की परिभाषा में क्या अंतर है? कॉल्विन ने अपनी परिभाषा में वातावरण के साथ समायोजन शब्द का उपयोग किया था। अगर यहाँ पे परिस्थितियों के साथ समायोजन की क्षमता आ जाए तब यह परिभाषा किसकी हो जाएगी? स्टर्न हो जाएगी, स्टर्न की। तो इतनी परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। 2 परिभाषाएं और लेंगे अपन, वह है एक तो बकिंघम। बकिंघम, देखो ये सब इंपॉर्टेंट है। बकिंघम की परिभाषा, बकिंघम कौन सी श्रेणी में आता है? तो बकिंघम की श्रेणी भी आपको पहले से सारणी में याद हो गई होगी। बुद्धि, बकिंघम सीखने की योग्यता है, लेकिन इसने सीखना नहीं कहा। ऐसा पहला मनोवैज्ञानिक था जिसने ये शब्द यूज किया, अधिगम की योग्यता। इसी अधिगम की योग्यता को क्या कह सकते हैं? सीखने की योग्यता। लेकिन सीखने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बकिंघम ने अधिगम शब्द का इस्तेमाल किया। तो बुद्धि में सबसे पहले अधिगम को समाहित करने वाला व्यक्ति कौन था? बकिंघम था। तो बकिंघम ने बुद्धि को कहा अधिगम की योग्यता है। और एक आता है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन भी पढ़ चुके अपन ने, अमूर्त चिंतन की योग्यता वाली श्रेणी में है, लेकिन इसने वर्ड यूज किया बुद्धि तार्किक चिंतन की योग्यताएं है। बुद्धि तार्किक चिंतन की योग्यता है। तो लगभग कितनी परिभाषाएं पढ़ ली? 7-8 परिभाषाएं पढ़ ली अपन ने। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 परिभाषाएं। 6 के साथ 7, 8, 9, 10, 11 और 12 परिभाषाएं। गारंटी, इन 12 परिभाषाओं से बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल याद रखें। अब ये परिभाषाएं हो गई। अब बुद्धि वास्तव में किस प्रकार से काम करती है यह ध्यान रखें, अर्थात बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं होती है? कई बार पूछा जाता है कि बुद्धि सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होती है। तो इसको भी अपन व्यक्तिगत जब भिन्नताएं पढ़ेंगे तो बुद्धि इस पर वापस आएगा। पहले छोटी मोटी विशेषताओं की बात करें तो बुद्धि हमेशा कैसी होती है? जन्मजात होती है। पहले तो ये मतलब आपको जन्म के साथ जो सॉफ्टवेयर मिल गया, हार्डवेयर मिल गया इनबिल्ड, उसमें आप ज़्यादा सुधार नहीं कर सकते हैं। बुद्धि जन्मजात होती है, अर्थात बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है। दूसरा है बुद्धि का परिमार्जन किया जा सकता है। अब देखिए, बुद्धि जन्मजात शक्ति है, इसका मतलब कैसी है? बुद्धि वंशानुगत होती है। बुद्धि का परिमार्जन होता है।
बुद्धि का परिमार्जन होता है, इसका अर्थ हो गया बुद्धि कैसी होती है, विकासशील होती है। बुद्धि विकासशील होती है, इसका अर्थ समझे, बुद्धि में परिवर्तन होता रहता है। किसके द्वारा? तो बुद्धि में परिवर्तन होता है वातावरण के द्वारा, वातावरण एवं परिस्थितियों से। वातावरण की बात करें तो ये वातावरण भी हो गया, वातावरण से। बुद्धि शिक्षण से भी बदलती रहती है, और बुद्धि का विकास है वह प्रशिक्षण से भी होता है। तो यहाँ समझे, बुद्धि विकासशील प्रक्रिया है, परिमार्जन होने वाली प्रक्रिया है। बुद्धि का विकास वातावरण से होता है, शिक्षण से होता है, प्रशिक्षण से होता है। तो ये बुद्धि के विकास के 3 तत्व आपको ज़रूर याद रखने हैं। तो पहली विशेषता होगी बुद्धि जन्मजात शक्ति है, बुद्धि का परिमार्जन हो सकता है, विकासशील है। अब जितनी भी परिभाषाएं थी उसमें से ही एक एक पॉइंट ढूंढेंगे। बुद्धि किस प्रकार की योग्यता है? तो 3 प्रकार की योग्यताएं अपन ने बता दी। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि की विशेषता में बुद्धि सीखने की योग्यताएं हैं। बुद्धि समायोजन की योग्यता है, और बुद्धि है वह अमूर्त चिंतन की योग्यता है। जितनी भी परिभाषा उनका आउटकम है या सारांश है, वही बुद्धि की विशेषताएं होती है। तो अगली विशेषता होगी बुद्धि सीखने, समायोजन और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। दूसरा है बुद्धि समस्याओं को सरलतम तरीके से हल करने की योग्यता है। आपके सामने समस्या आई, समस्या की प्रकृति हमेशा जटिल होती है, और इस जटिल समस्या को भी आपने आसान तरीके से या सरलतम तरीके से हल कर लिया, अर्थात ये बुद्धि कहलाती है। अब देखिए बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है, लेकिन बुद्धि इन दोनों में सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होती है, वह आपको बिल्कुल याद रखना है। ये प्रश्न हम आपके लिए अभी छोड़ रहे हैं। बुद्धि वंशानुक्रम एवं वातावरण से प्रभावित होती है, लेकिन दोनों ही अलग अलग दे दिए जाएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण, तब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होती है? वंशानुक्रम से या वातावरण से। तो ये पॉइंट है, जब बुद्धि मापन पढ़ेंगे तब वापस लेंगे। अब बुद्धि है वह क्या लिंग भेद आधारित होती है, अर्थात इसका क्या कह सकते हैं अपन, पुरुष में ज़्यादा बुद्धि होती है या महिलाओं में ज़्यादा बुद्धि होती है? हम कोई यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे अभी, लेकिन ऐसा आता है कि पुरुष ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं महिलाओं से, लेकिन ये कथन है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। ये टेट में पूछा गया था, सी टेट में पूछा गया था कि पुरुष है वो महिलाओं से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। ज़रूरी नहीं है पुरुष भी डोबे जैसे होते हैं और महिलाएं इंटेलिजेंट होती है। डोबे का मतलब हमारे यहाँ पे भैंस होती है, ठीक है। तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त कथन है। तो ये बुद्धि की कुछ परिभाषाएं थी। अब देखें, बुद्धि एवं पोषण से बुद्धि का संबंध, अर्थात प्राकृतिक परंपरा से क्या बुद्धि प्राप्त होती है? तो बुद्धि के संबंध में कुछ स्थापित तथ्य हैं। स्थापित तथ्य का मतलब समझ लें कि बुद्धि के संबंध में कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है। तो देखें, प्रकृति एवं पोषण से बुद्धि का संबंध, एक तो है प्रकृति और साथ साथ में दूसरा है पोषण। इससे बुद्धि का क्या संबंध है? तो प्रकृति एवं पोषण के साथ बुद्धि का संबंध स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए, और उनके अध्ययनों से ये पता चला कि बुद्धि वंश परंपरा एवं वातावरण की उपज होती है। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखें। मतलब बुद्धि वंश परंपरा और साथ साथ में है वातावरण, इन दोनों की उपज होती है। फिर बात करेंगे दोनों में से ज़्यादा कौन है, लेकिन उपज की बात करें तो किसकी उपज है? ये प्रकृति अर्थात वंश परंपरा, और पोषण का मतलब है बालक को मिलने वाला वातावरण। तो यहाँ पे इस पहला स्थापित तथ्य है कि बुद्धि है वह वंश परंपरा एवं वातावरण की उपज है। दूसरा है बुद्धि का वितरण। बुद्धि का वितरण, बुद्धि के वितरण से संबंधित तथ्य क्या है आपको समझना है कि बुद्धि के वितरण की दृष्टि से जितने भी व्यक्ति है उनमें कहीं न कहीं भिन्नता होती है। जैसे कि जितनी भी जनसंख्या है, बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत सारे लोग हैं,
तो सभी का बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है। जितने भी व्यक्ति वो बुद्धि में एक दूसरे से समान नहीं होते हैं, मतलब कहा गया कि विश्व में अधिकांश व्यक्ति है उनकी बुद्धि औसत होती है। तो औसत बुद्धि वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा हैं। जब बुद्धि का संभाविता वक्र पढ़ेंगे जो टाइलर ने दिया तो इसको समझ लेंगे। अधिकतर व्यक्ति है वो औसत बुद्धि के होते हैं और बहुत कम व्यक्ति है आपकी तरह वह कैसे होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। तो ये जब वक्र पढ़ेंगे संभाविता वक्र तो बिल्कुल याद रखें। बुद्धि का वितरण का अर्थ क्या है कि सभी व्यक्तियों की बुद्धि है वह आपस में समान नहीं होती। औसत व्यक्ति बहुत ज़्यादा है दुनिया में और प्रतिभाशाली व्यक्ति है वह बहुत कम है। और जैसे मंद बुद्धि है तो उनकी संज्ञा भी क्या है, कम ही है। बुद्धि की वृद्धि अर्थात ग्रोथ, बुद्धि की वृद्धि कैसे होती है या किन कारकों पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट है, देखो सारांश याद रखना है। प्रकृति पोषण का मतलब है बुद्धि वंश परंपरा एवं वातावरण की उपज है। बुद्धि के वितरण का तात्पर्य है कि बुद्धि सभी लोगों में समान नहीं होती है। अधिकतर व्यक्ति औसत बुद्धि के होते, बहुत कम लोग हैं वो प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि होते। बुद्धि की वृद्धि कैसे होती है, तो जितने भी बुद्धि परीक्षण लिए गए उसमें एक स्पष्ट हुआ कि जैसे 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 आयु बढ़ती है, ये बुद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व भी है। आयु बढ़ने के साथ साथ आपकी बुद्धि में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। बुद्धि परीक्षण में सबसे पहला पूछा गया है। लेकिन बुद्धि में वृद्धि कब तक समाप्त हो जाती है, तो कहा गया है कि बुद्धि की वृद्धि है वो आयु बढ़ने के साथ साथ तो बढ़ती है, लेकिन 16 या 18 वर्ष तक आपकी बुद्धि की जो सीमा है वह चरम सीमा तक पहुंच जाती है। मतलब सर्वाधिक आपका विकास हो चुका होता है बुद्धि का। यानी कि 16 या 18 वर्ष के बाद आपकी बुद्धि है उसमें वृद्धि रुक जाती है। अब बुद्धि की वृद्धि की बात करें तो कैसे होती है, देखें। आपका पहले बुद्धि ऐसे बढ़ती है, मतलब ये कौन सी हो गई, ऊर्ध्व। कब तक, जन्म से लेकर कौन सी अवस्था होगी, ये किशोरावस्था। बुद्धि की वृद्धि में आप ये ग्राफ जरूर याद रखें। जन्म से लेकर किशोरावस्था में बुद्धि की वृद्धि कैसी होती है, ऊर्ध्व होती है, ठीक है। अब इसके पश्चात बुद्धि 16 वर्ष के पश्चात या किशोरावस्था के पश्चात बुद्धि में जो वृद्धि है वह रुक जाती है, मतलब ये ऐसी चलती है, अर्थात ये कैसी हो गई, क्षैतिज हो गई। तो बुद्धि में वृद्धि के दो तरीके हैं। एक तो ऊर्ध्व वृद्धि होती है, तो ऊर्ध्व वृद्धि कब तक होती है, शेषवावस्था से किशोरावस्था ऊर्ध्व, और किशोरावस्था से लगाकर आपकी मृत्यु तक बुद्धि में क्षैतिज वृद्धि होती है। मतलब केवल आप अनुभव है वह संग्रहित करते हैं, बुद्धि में कोई वृद्धि नहीं होती है। तो ये बुद्धि की वृद्धि के बारे में पूछा गया है। अब ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करना, देखो क्षैतिज में क्या होता है, यहाँ तो आप बहुत सारे ज्ञान, यहाँ पे अब आप केवल तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। क्षैतिज वृद्धि का मतलब क्या है, ज्ञान एवं कौशल का अर्जन, ये बिल्कुल याद रखना है। ज्ञान एवं कौशल का अर्जन करना ही क्षैतिज वृद्धि कहलाती है बुद्धि में। लेकिन अधिगम है वह ऊर्ध्व वृद्धि कहलाती है। यहाँ व्यक्ति अधिगम करता है, सीखता है, लेकिन यहाँ पे ज्ञान एवं कौशल का ही अर्जन करता है। सब कुछ सीखा गया है लेकिन अब उसको बढ़ाने की बात करता है। बुद्धि नहीं बढ़ रही, उसका ज्ञान बढ़ रहा है। तो तीसरा हो गया बुद्धि की वृद्धि। याद रखें, आयु बढ़ने के साथ साथ बुद्धि बढ़ती है, लेकिन 16 या 18 वर्ष तक अपनी चरम सीमा में पहुंचने के बाद ये नहीं बढ़ती, तब इसकी दिशा क्षैतिज हो जाती है। शेषवावस्था से किशोरावस्था तक इसकी दिशा कैसी होती है, ऊर्ध्व होती है। ये दोनों पॉइंट याद रखने आपको। बुद्धि एवं लैंगिक भिन्नताएं अभी बता दिया, कोई अंतर नहीं होता है। और बुद्धि तथा जातीय एवं सांस्कृतिक भिन्नताएं, तो हो सकता है किसी जाति विशेष का किसी बुद्धि पर अधिकार नहीं है कि इस जाति के लोग इंटेलिजेंट होते हैं, इस जाति के लोग इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये 4 तथ्य पढ़े, इन 3 तथ्यों के बारे में याद रखना है। बुद्धि की प्रकृति, बुद्धि का वितरण और बुद्धि की वृद्धि, ये तीनों स्थापित तथ्य है। इनके अनुसार ही बुद्धि है वह अपना कार्य करती है। अब आता है बुद्धि के प्रकार। देखिए, बुद्धि के प्रकार बताने वाले व्यक्ति तो बहुत सारे थे, लेकिन बुद्धि परीक्षणों से पहले ही बुद्धि के प्रकार बताने वाले व्यक्ति कौन थे। बुद्धि परीक्षणों से पहले बुद्धि के प्रकार तो हैब ने भी वर्गीकरण किया था, कैटल ने भी वर्गीकरण किया था,
लेकिन बुद्धि के प्रकार परीक्षणों से पहले बताने वाला व्यक्ति कौन था? तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो बुद्धि के प्रकार बताने वाला व्यक्ति था E.L. थॉर्नडाइक। सबसे पहले बुद्धि का वर्गीकरण इसने ही किया था, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। और इसने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? तो सबसे पहला प्रकार बताया था अमूर्त बुद्धि। सबसे पहला प्रकार हो गया अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को और क्या नाम दिया? तो इसको बोला एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस नाम दिया था। इसी को सूक्ष्म, अमूर्त या संवेदन, इसी को इसने बोला सूक्ष्म बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को ही बोला सूक्ष्म बुद्धि बोला, और इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस बोलते हैं। और इस प्रकार की बुद्धि का संबंध है वह किससे होता है? अंक से, यानी कि संख्याओं से होता है। इस प्रकार की बुद्धि का संबंध है वो शब्द से होता है। इस प्रकार की बुद्धि का संबंध प्रतीक से होता है। और इसी प्रकार की बुद्धि का संबंध है वो संकेतों से भी हो सकता है। इसकी चर्चा और भी बात करेंगे अपन। तो ये अमूर्त बुद्धि थी। दूसरे प्रकार की बुद्धि बताई वह हो गई मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि दूसरे प्रकार की बुद्धि है। मूर्त बुद्धि यह स्थूल बुद्धि भी कहलाती है। इसको इसने नाम दिया स्थूल बुद्धि। स्थूल बुद्धि का संबंध किससे है? तो यंत्र हैं जितने भी, इसको यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। यंत्र है या फिर जितने भी भ्रामक क्रियाएं हैं, उन भ्रामक क्रियाओं से इसका संबंध होता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि भ्रामक क्रियाओं का संबंध किससे होता है? तो मूर्त बुद्धि। और इसी मूर्त बुद्धि को बोला गया था यांत्रिक बुद्धि, मैकेनिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और तीसरे प्रकार की बुद्धि आती है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति कौन कौन से व्यवहार संपादित करता है, यानी कि एक व्यवहार कौशल या व्यवहार कुशल व्यक्ति है, उन्हीं में यह बुद्धि पाई जाती है। जैसे कि सामाजिक कार्य करने वाले जितने भी व्यक्ति है, राजनेता हैं, ये सब किस में आएंगे? सामाजिक बुद्धि में। तो बुद्धि की इतनी चीज़ें पढ़ ली, फिर अपन वर्गीकरण करेंगे इसका जब भी आएगा अगला टॉपिक। अब आगे पढ़ेंगे हम बुद्धि के मॉडल, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बुद्धि के प्रकार। ये तो एक बेसिक था। इस बेसिक के अलावा आगे भी कुछ है। ये तो छोटा सा था आज का टॉपिक। बुद्धि के प्रकार सबसे पहले E.L. थॉर्नडाइक ने बताए, लेकिन इसका और विस्तृत अध्ययन करना बाकी है। तो बिल्कुल हम आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू, स्माइलिंग।